हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपको जैसे पता पार्ट 1 जो है हमारा रिसर्च मेथड्स पे वो ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, हाउ यू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स और डाटा सोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि सैम्पल क्या होता है। सैम्पल इज़ द पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी पॉपुलेशन का जो पोर्शन है वो सैंपल है, और उस पॉपुलेशन को जो डिफाइन कर रहा है वो आपका सैंपल है। देखो, ये मान लो एक बहुत सारी पॉपुलेशन है, ये क्या है, पॉपुलेशन है, तो इसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो सैंपल है। अब सैम्पलिंग टेक्निक क्या हमें बोलती है कि हम जो एग्जैक्ट सैंपल है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम सैंपल जो है सूटेबल सैंपल कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले जो टेक्निक है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है जिसमें कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें ये सब प्रोबेबिलिटी रहती है कि सबका चांस आए, किसी का भी चांस उसमें आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी रहती है। मान लो अगर हमारे पास पॉपुलेशन 1 से 10 तक है और हम उसमें रैंडम सिलेक्शन करते हैं, मान लो 3 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, तो एक रैंडम सिलेक्शन टेक्निक ये होगी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि 1 से 10 तक जितने भी पार्टिसिपेंट है वो आ जाएंगे विदाउट फेवरेटिज्म। ठीक है, इसमें सिंपल रैंडम होती है और स्ट्रेटिफाइड टेक्निक एग्जांपल दी है। सिंपल रैंडम क्या हुआ, जैसा मैंने बताया 1, 3, 5, 8 ऐसे ऐसे हमने सैंपल ले लिया। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक क्या होगी, स्टेटा मीन्स हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अगर 1 से 10 तक हमारे पास पॉपुलेशन है तो हमने 2-2 के ग्रुप बना लिए। ठीक है, वो होगी हमारे पास स्ट्रेटास। ठीक है, ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दूसरी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है जिसमें किसी का भी चांस नहीं होता है और जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से छांट लेता है किसी भी सैंपल को। ठीक है, देखिए क्राइटेरिया है ना, पर्पसिव और स्नोबॉल और कन्वीनियंस। एग्जाम्पल इसके दिए। पर्पसिव मतलब कि अब मान लो 1 से 10 तक हमारे पास वही सेम पॉपुलेशन है, बट जो मेरा पर्पस है वो मैं सोचा हूँ कि एक जो पहला बच्चा है उसको ही ले लिया मैंने, जो बाकी 9 बच्चे थे उनकी प्रोबेबिलिटी थी, उनके चांस जो थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। दूसरा स्नोबॉल क्या होती है, स्नोबॉल एक काइंड ऑफ रिसर्च भी होती है। स्नोबॉल होती है कि जैसे मान लो आप बर्फ़ एक दूसरे को फेंक के मारते हैं ना, उससे स्नोबॉल टेक्निक का आप ऐसे याद रखो। स्नोबॉल है कि मतलब आपकी रिसर्च जो है वो कोई और कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सैम्पलिंग भी में क्या हो गया कि जो आपके सैंपल है वो कोई और ले रहा है ना। मान लो जैसे कोई मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि यार सैंपल ले ले इन बच्चों के या इन पॉपुलेशन के, तो मेरी जगह उस फ्रेंड ने किया। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होगी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, मान लो मैं अगर एचपी की बात करूँ, एचपी में कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, वो शिमला से है, तो उसको कन्वीनियंट लगता है शिमला में ही रिसर्च करना। ठीक है, उसकी कन्वीनियंस है शिमला में ही, क्योंकि उसका कंफर्ट जोन है शिमला ही। तो वो बाकी जो एरिया है, बाकी जो 11 डिस्ट्रिक्ट है उसको बॉयकॉट कर देगा या जाएगा ही नहीं वहाँ पे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। ठीक है, तो ऐसे आपकी जो है सैम्पलिंग टेक्निक होती है। अब है डाटा एनालिसिस टेक्निक, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। दो तरह के, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि डाटा और रिसर्च भी क्या होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स, और क्वालिटेटिव में क्या होता है, थीमेटिक एनालिसिस और एब्स्ट्रक्चुअल जो स्टडी होती है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास स्टैट्स के ऊपर काम करता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होते हैं, इसमें मीन, मीडियन, मोड, वैसे वैसी टेक्निक्स चलती है। ठीक है, ग्राफ, परपेंडिकुलर ग्राफ चलता है, मैं उसका नाम भूल गया, एक ऐसा सा ग्राफ बनता है इसमें। ठीक है, कुछ बेल बेल के नाम से है। ठीक है, वो जब याद आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को।
फिर एक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, थीमेटिक, कंटेंट, डिस्कोर्स एनालिसिस, कोडिंग वगैरह, ठीक है, ये आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी। एथिकल कंसिडरेशंस क्या है, एथिकल्स मीन जो रिसर्च में हम एथिक्स की बात करते हैं, पब्लिकेशंस में भी एथिक्स फॉलो करते हैं, हम रिसर्च करते हैं उसमें भी एथिक्स फॉलो करते हैं। एथिक्स का मतलब क्या होगा कि आपको प्लेगराइज नहीं करना है, प्लेगरिज्म का ध्यान रखना है ना, जहाँ से आप वर्क ले रहे हो उसको क्रेडिट करना है, जो आप इवन जिससे इंटरव्यू ले रहे हो सबको जो है एक्नॉलेज करना एक एज अ रिसर्चर का काम होता है, ठीक है। प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट जो है ये आपकी एथिकल वैल्यूज़ को दर्शाता है। ओके, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव या गोल्स के बेस पे हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले टाइप्स आ जाते हैं हमारे बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, एक्सपेंड थ्योरेटिकल नॉलेज विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फोकस रहता है इसका नॉलेज फॉर नॉलेज से। स्टडिंग क्वांटम, एग्जांपल दिए क्वांटम मैकेनिक्स और इन्वेस्टिगेटिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एक्सप्लोरिंग द थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च क्या होगी, बेसिक रिसर्च, ठीक है। आप एक थ्योरी उठा के उसी थ्योरी को एक्सप्लोर करते हो, उसी थ्योरी को बेस बना के और जो फिनोमेना है उसको स्टडी कर रहे हो, वो होगी आपकी बेसिक रिसर्च। सेकंड आ गया आपकी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या है, सॉल्व स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने उस एक एग्जांपल भी जैसे दिया था, लैंडस्लाइड का, बारिश हो रही है हिमाचल में तो एचपी में जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ठीक है, या स्नो बर्फ़ क्यों नहीं पड़ रही है हिमाचल में, तो वो क्या होगी, अप्लाइड रिसर्च। आप एप्लीकेशंस का यूज़ करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेशन है नॉलेज की थी, डायरेक्ट एप्लीकेशन तो होगी जब आप कॉज फॉर फाइंड करोगे कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्यों बारिश हो रही है, ठीक है। तो वो है हमारी अप्लाइड रिसर्च। एग्जाम्पल देख लो, डेवलपिंग अ मोर एफिशिएंट सोलर पैनल, क्रिएटिंग अ न्यू ड्रग फॉर अ डिजीज़, ये तो कोविड से याद रख लो, है ना। जैसे कोविड का भी है, जो 2020 में कोविड-19 जब आया था तो उसका जो सॉल्यूशन, उसका इलाज ढूंढने के लिए, उसका एंटीवायरस ढूंढने के लिए पूरा वर्ल्ड लगा हुआ था, ठीक है। तो वो कौन सी रिसर्च में आ गई, हमारे अप्लाइड रिसर्च में। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम कोरोना थी जिसका हम वो ढूंढ रहे थे इलाज। थर्ड टाइप की जो रिसर्च है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होगी, नाम में है जो चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है, किसी फेनोमेना को डिस्क्राइब कर रही है, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। वो होगी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जैसे नेशनल सेंसस हो गया, एग्जांपल दिए, मार्केट सर्वे ऑन ये हो गया, डेमोग्राफिक स्टडी होगी, ये हमारे पास एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। फोर्थ है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी क्या हो गया, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। गोल क्या है इसके, गेन इनिशियल इंसाइट, क्लेरिफाई प्रॉब्लम्स एंड फॉर्म हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता, हाइपोथेसिस क्या होता है बेटा। हाइपो मीन्स होता है लेस और लेस, ठीक है। थीसिस होगी थीसिस, तो हाइपोथेसिस क्या है, जो एक थीसिस से कम हो, मतलब प्रॉपर थीसिस ना हो बट एक आपकी असम्पशन हो, वो आपकी हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस से ही थीसिस बनती है, क्योंकि ये पहले तो आप सबसे पहले इमेजिन करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा। तो आप एक हाइपोथेटिकल फ्रेमवर्क अपने माइंड में तैयार करते हो, एक इमेजिनेशन में उसका सोल्यूशन जो है अपने दिमाग में फ्रेम करते हो, ठीक है। जब आपका वो हाइपोथेसिस फ्रेम हो जाता है, लिख के आप सब कुछ करते हो, जब उसका टेस्ट करते हो, प्रूव करते हो अपनी हाइपोथेसिस को, तो वो फिर थीसिस बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या बोलती है, यूज्ड व्हेन द इशू इज़ न्यू और पूरली अंडरस्टूड, ओके। अब जैसे मान लो कोरोना का ही एग्जांपल ले लो, कोविड 19 आया 2020 में, ठीक है, आया, सॉल्यूशन बना उसका, पर लेटर ऑन उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़े, ठीक है, उसको एक्सप्लोर कौन करेगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्चर, ठीक है। उसके पोस्ट कोविड जैसे थ्योरी भी आई, पोस्ट कोविड क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो कम आ गया आपका एक्सप्लोरेटरी स्टडी में। फिर आ गई आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टडी। एक्सप्लेनेटरी नाम में ये जो एक्सप्लेन कर रही है किसी चीज़ को, ठीक है। इसका मेन गोल क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाना। कॉज एंड इफेक्ट मैंने जैसे बताया आपको कि कारण और
प्रभाव, ठीक है, कारण और प्रभाव में जो इन दोनों के जो रिश्ते को प्रूव करे, इन दो के जो रिलेशनशिप को प्रूव करती है वो है आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। आइडेंटिफाइज विच वेरिएबल्स कॉजेज चेंज इन अनदर, जैसे मैंने कॉज एंड इफेक्टिव बताया था कि बारिश लैंडस्लाइड में क्यों, जैसे हिमाचल में बारिश से लैंडस्लाइड हुए, ठीक है। कॉज क्या है लैंडस्लाइड का, कॉज हो गया रेन, इफेक्ट क्या हो गया लैंडस्लाइड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई विच वेरिएबल कॉजेज चेंज इन, तो इसमें कौन सा वेरिएबल है, किस मेन वेरिएबल क्या है, कॉज जो है इफेक्ट कर रहा है इसको, वेरिएबल क्या होगी रेन जो है, रेन इज द वेरिएबल विच अफेक्टिंग दी लैंड्स, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऐसे काम करता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग अ न्यू वैक्सीन, एक्सपेरिमेंट ऑन अ फर्टिलाइजर ऑन प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अब जैसे वही है कि अब कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लो, हमने कोविड-19 की वैक्सीन तो बना ली, सबसे पहले टेस्ट किसी पे डायरेक्ट आदमी पे तो नहीं करते हैं ना, सबसे पहले हम किसी मैमल्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि मंकीज़ हो गए, रैट्स हो गए, अगर वो उसमें सक्सेसफुल होता है देन वी हैव टू implement these tests on human beings. Another category of this objective based research methodology is evaluative research. Evaluative research का मतलब क्या होगा, जिसमें आप assessments की बात करते हो, है ना, impact of a program policy और intervention, ये इसके बेसिक गोल्स है। अब इवेल्यूशन रिसर्च जैसे आप मान लो कि कोविड-19 चला गया 2021 में, ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है एक इवेल्यूएशन रिसर्च होती है, एक इवेल्यूएटिव स्टडी होती है कि इसमें कितना नुकसान हुआ, कितना जान मान का नुकसान हुआ, कितना पैसों का नुकसान हुआ, कितने रिसोर्सेज का नुकसान हुआ, किस किस इकोनॉमी में इफ़ेक्ट किया, किस किस देश को इफ़ेक्ट किया। तो ये चीज़ें जो है और सभी पूरे पर्सपेक्टिव में असेस करके जो है वो आपकी एक काइंड ऑफ इवेल्युएटिव रिसर्च बन जाती है। अब जैसे इसमें भी दिया है कि एग्जांपल देख लो कि इवेल्युएटिंग द आउटकम्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, असेसिंग द सक्सेस ऑफ पब्लिक हेल्थ कैंपेन। अब जैसे पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलाया होता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, वो भी एक पब्लिक कैंपेन है। और टीवी के ऊपर डॉट्स के ऊपर इतना कैंपेन चलाते हैं पोलियो के ऊपर, ठीक है। और इन दी एंड ऑफ द ईयर और इन दी एंड ऑफ द गवर्नमेंट टेन्योर, जब कोई इसकी इवेल्युएटिव स्टडी होती है तो फिर उसमें रिजल्ट्स जो है सामने आते हैं। तो ये आपकी इवेल्युएटिव रिसर्च है। अब डेटा और एनालिसिस के आधार पर जो बाइफर्केशन है रिसर्च की, सबसे पहली क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव का मैंने पहले बताया, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क है, जो न्यूमेरिकल्स और मेजरेबल डाटा से डील करती है। और मेजरेबल डाटा क्या होता है, जैसे एक से काउंटिंग्स होगी, कोई भी चीज़ का वेट, किलोज वगैरह, है ना, जिसके मेजरेबल्स यूनिट्स होते हैं, डायनामिक्स होते हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर से जो डील करती है ना, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, नॉन मेजरेबल जो है ह्यूमन बिहेवियर होता है। अब आदमी के बिहेवियर को मैं कभी मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि बता नहीं सकते आप कि ये 10% रोमांटिक है या 20% गुस्सा है, इसमें 30% इमोशनल है, क्योंकि ये जो है वो चेंज होती रहती है वैल्यूज़, है ना, आदमी का बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। तो क्वान्टिटेटिव जो रिसर्च रहेगी उसमें डिज़ाइन कैसा रहेगा, एक्सपेरिमेंट रहेगा, क्वाजी एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रिप्टिव सर्वे, कोरिलेशन रहेगा, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्ट हो गए, वेरिएबल्स मेजर होंगे, फाइंडिंग जनरलाइज होगी। टूल्स क्या यूज़ करते हैं इसमें, सर्वे विद क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, अब देखो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके क्वालिटेटिव डेटा में, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, जहाँ पे क्वालिटेटिव की रिसर्च की बात आती है वहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा में क्लोज एंडेड की होंगे, और मान लो जैसे H2O है, वाटर है, तो आप सीधा पूछोगे इसका फॉर्मूला ये है, यस और नो,
ठीक है। तो सिंपल बात है, 10 लोग यस बोलेंगे, 10 लोग अगर नो बोलेंगे, तो जैसे क्या है, क्वेश्चन क्लोज हो गया, आगे कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई रिचुअल था तो कब ख़त्म हुआ, कब शुरू होगा, आगे क्या होगा, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं बाय द टाइम बीइंग। ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या बात करती है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा होगा, थीमेटिक एनालिसिस होगा, कंटेंट नरेटिव नोवेल्स किसी के भी हो सकता है, और डिज़ाइन इसका एथनोग्राफिक रहेगा। एथनोग्राफिक क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे डील करते हैं ना, एथनोग्राफिकली जोग्राफिकली जो उसमें एरिया जस्टिफाई होता है, वो एथनोग्राफिकल अप्रोच होती है। फेनोमिनोलॉजी क्या बोला मैंने, जैसे प्रोसेस फेनोमिना के ऊपर जो चीज़ रहेगी। केस स्टडी रहेगा, आपने कोई एक पेशेंट ले लिया, उसको 1 साल तक ऑब्जर्व करते रहे, फिर अपनी थीसिस लिखते रहे। ग्राउंडेड थ्योरी रहेगी। ग्राउंडेड थ्योरी कैसे है, जैसे कोई फेमिनिज्म है या और सी चीज़ें हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में रहेगी। गोल क्या है इसका, टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स, एक्सपीरियंसेस, सोशल कंटेक्स्ट इन डेप्थ। ठीक है। सोशल कंटेक्स्ट में आपकी बहुत सी चीज़ें आती है, सोशल रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, उन सभी चीज़ों को अगर इन डेप्थ स्टडी कोई करता है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। ओके। फिर मिक्स्ड मेथड रिसर्च, ये मैंने आपको बता दिया था शुरू में। मिक्स्ड मेथड क्या रहेगी, जो आजकल की जो हम रिसर्च कर रहे हैं, मैक्सिमम जो रिसर्चर है, जिसमें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों का यूज़ रहेगा। ठीक है। और ये ज़्यादा इफेक्टिव इस वो अप्रोच रहती है रिसर्च की। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है, बाय रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम में ही क्लियर है, जो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हो, जो लैब में हो, कंट्रोल्ड कंडीशन में हो। ठीक है। उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या होगी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, जिसमें हम लैब के अंदर ना होकर कहीं ओपन लैब हो हमारी, वो जिस एनवायरनमेंट है बाहर का, ठीक है, वो हो, और कंडीशंस कंट्रोल्ड नहीं, अनकंट्रोल्ड कंडीशंस हो, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल का जैसे मान लो हम लैब में एक चूहे के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और चूहे में दवाइयाँ इंजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी, उसके फिर कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं, तो वो है हमारा एक्सपेरिमेंट। हम चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो इस दवाई से बचता है या नहीं बचता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या हो गया, हम ऑब्जर्व करते हैं। मान लो उसी चूहे को हमने ले लिया, ठीक है, और उस चूहे को हमने ओपन 10 जगह एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। ठीक है। अब हमने एक को ठंड कोल्ड इन्वायरमेंट में, एक को हॉट में, और एक को मॉडरेट इन्वायरमेंट में छोड़ दिया चूहे को। फिर हम उसी चूहे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोल्ड में कैसा बिहेव कर रहा है, हॉट इन्वायरमेंट में कैसा कर रहा है, और मॉडरेट इन्वायरमेंट में कैसा कर रहा है। तो वो हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होगी, जहाँ पे हम मतलब कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं लेबोरेटरी कंडीशंस का। अब जैसे इसमें भी, अब देखो यहाँ पे कोरिलेशन रिसर्च में इसमें बात कर रहा है मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ठीक है। 2 वेरिएबल्स तो रहेंगे, जैसे मैंने बताया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल्स तो रहेंगे। बट जब हम ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे उस चूहे को, तो वहाँ पे बहुत से वेरिएबल्स और ऐड हो जाएंगे, एक्स्ट्रानोमस वेरिएबल्स और ऐड हो जाएंगे। जैसे कोल्ड एनवायरनमेंट में एक तो सबसे पहला उसका जो है ठंड वेरिएबल हो गया, ठंड के बाद उसका फूड हो गया, वो भी वेरिएबल है, जो मतलब जिसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी। तो ऐसे से बहुत से वेरिएबल्स जो है वो ऐड होते रहेंगे इन एन ओपन एनवायरनमेंट। और इसमें ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात कर रहा है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास उस चूहे का एग्जांपल ले लो। ठीक है। हमारे पास एक स्टडी आ गई कि कोल्ड, हॉट और मॉडरेट इन्वायरमेंट जो है, उसमें सबसे जो है मॉडरेट इन्वायरमेंट में जो है चूहा सर्वाइव करता है। मॉडरेट इन्वायरमेंट में चूहे के चांसेस ज़्यादा है सर्वाइवल के। एक आपके पास ये फैक्ट आ गया, ये आपके पास फैक्ट आ गया। आपने अगर इसी रिसर्च को आगे कैरी करना तो आप सबसे पहले ये फैक्ट चेक करोगे।
ठीक है, किस रिसर्च से ये फैक्ट पैदा हुआ। फिर उस फैक्ट को बेसिस पे आप दोबारा रिसर्च करते हो या उसी को बेस बना के कोई और स्टडी करते हो, चूहे की जगह आपने कोई और एनिमल ले लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फैक्ट जो है एक्स हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मतलब आपने पहले से कोई अच्छा फैक्ट उठाया, उसके बेसिस उसको बेस मान के आप आगे रिसर्च कर रहे हो। फिर आती है एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम दी सेम सब्जेक्ट रिपीटेडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये केस स्टडी में मैक्सिमम होता है ना, मतलब जहाँ पे आपकी स्टडी जो है लंबी चल पड़ती है। अब मान लो आपके पास कोई कोमा का पेशेंट है, ठीक है, मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, कोई अगर मान लो उस पर कोई रिसर्च कर रहा है कोमा के पेशेंट पे, तो मान लो 6 महीने से कोमा में है, तो आप हर 6 महीने में हर डेली जो है रिपोर्ट करते हो उसमें क्या क्या वेरिएशंस आई, किस दिन क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ। तो आपने पूरा 6 महीने का टाइम लगा दिया उस डाटा को कलेक्ट करने में। ठीक है, वैसे ही क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या बोलती है, डाटा इज कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का मतलब क्या है, मान लो आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, आपने तरह तरह के स्टेटस बना लिए, ग्रुप्स बना लिए, ठीक है, एक आपने बना लिया हिंदू ग्रुप, एक बना लिया आपने मुस्लिम ग्रुप, एक बना लिया क्रिश्चियन ग्रुप, ठीक है। तो आपने ये 3 ग्रुप बना लिए, तरह तरह के स्टेटस बना लिए, और इनकी फिर क्रॉस सेक्शनल जो है आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और देखो ये होती है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, ऑलराइट। कोरिलेशनल स्टडीज़ जैसा मैंने बताया, 2 और मोर वेरिएबल्स की जो बीच बात करेगा। सर्वे स्टडी, जिसमें हम सर्वे में फील्ड में डाटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनर्स के थ्रू। अब जैसे इसका एग्जांपल ये भी ले लो कि कई बार घर घर में वो सर्वे वाले आते हैं कि आपके घर में ये मीटर लगा है बिजली का, नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है, ठीक है, या आपके घर में कितने कई बार पॉपुलेशन सेंसिस वाले आते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने कमा रहे, तो जगह जगह घर घर जाके वो जो है ये काम करते हैं, ठीक है, तो वो है आपका सर्वे रिसर्च। फिर आपकी आती है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी में क्या है, इन डेप्थ कंटेक्चुअल नॉलेज ऑफ अ सिंगल केस, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट और कम्युनिटी, ठीक है। गोल टू प्रोवाइड रिच होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रियल फिनोमिना। केस स्टडी क्या होगी, आप सिंगल एक चीज़ ले रहे हो, बिना कोई ग्रुप का, बिना किसी किस का। जैसे मैंने पहले ही बताया, केस स्टडी में आप एक इंडिविजुअल को लेते हो, है ना, या आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ले ली, मान लो आपने कोई बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन ले ली, ठीक है, तो आप उसकी केस स्टडी कर रहे हो। कोई इवेंट है, मान लो कोई समर फेस्टिवल शिमला में हुआ, तो आपने उसको एक केस स्टडी बना के आप उसकी स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट जो आ गई आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च है। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या बोलती है, इमर्सिव स्टडी ऑफ अ कल्चर और अ सोशल ग्रुप इन नेचुरल सेटिंग ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है। एथनोग्राफी का मतलब किसी कल्चरल ग्रुप और किसी एरिया का स्पेशल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, या कोई स्पेशल एरिया है, वहाँ जाके रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च है। टू अंडरस्टैंड द ग्रुप शेयर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बिलीफ एंड लैंग्वेजेस। और ट्राइबल स्टडीज़ जो है आप कर रहे हो, तो वो आपकी काइंड ऑफ एथनोग्राफिकल स्टडी है। ग्राउंडेड थ्योरी, थियरी क्या बोलती है, डेवलप्स अ theory grounded in systematically gathered and analyzed data rather than testing an existing theory. ग्राउंडेड थ्योरी बात करती है कि आप डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके एक थियरी डेवलप करते हो, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, ग्राउंडेड थियरी होगी। इसका गोल क्या है, टू जनरेट अ सब्सटेंशियल थियरी दैट एक्सप्लेन्स अ प्रोसेस और एक्शन। अगली काइंड ऑफ रिसर्च क्या है, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या बोलती है, की फीचर क्या है, जैसे फिनोमिनोलॉजिकल क्या, फिनोमिना को स्टडी करना, किसी प्रोसेस को स्टडी करना, है ना, वो आपकी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है। टू एक्सप्लोर दी लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल कंसर्निंग अ स्पेसिफिक फिनोमिना, ठीक है। गोल क्या है, टू अंडरस्टैंड दी एसेंस एंड मीनिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव।
फिनोमिनोलॉजी क्या वो बात कर रही है कि आप किसी का जो एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल्स का एक्सपीरियंस है किसी चीज़ को लेकर, आप उसको स्टडी कर रहे हो। किसी एक मान लो कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप स्टडी कर रहे हो, आप चाहे लोगों से डाटा ले रहे हो या खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी होगी। नेक्स्ट जो है हिस्टोरिकल स्टडी। हिस्टोरिकल स्टडी नाम से ही क्लियर हो रहा है जो आपकी हिस्टोरिकल इवेंट से डील कर रही हो, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दी पास्ट इवेंट्स। जैसे मान लो कोई पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियल पीरियड की टाइम की स्टडी कर रहा है कि अंग्रेज़ यहाँ आए तो क्यों आए, क्या क्या किया, तो वो आपकी हिस्टोरिकल स्टडी होगी। एक्शन रिसर्च क्या होती है? देखो, एक्शन रिसर्च को हम इमीडिएट रिसर्च भी बोलते हैं। एक्शन रिसर्च होती है जो एकदम से आपकी इम्प्लीमेंट की जाए। अब मान लो जैसे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट शिमला में, एकदम से इतने ज़्यादा क्यों हो गए हैं, या एकदम से लैंडस्लाइड हो गया शिमला में या कहीं और एरिया में, तो उस पर जो है फटाफट मीटिंग बुला के, कमेटी बुला के जो रिसर्च की जाती है उसको एक्शन रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। लॉजिक और रीजनिंग अप्रोच से रिसर्च की क्या रहती है? डिडक्टिव अप्रोच सबसे पहला जो मैंने डिडक्टिव अप्रोच पहले ही बताया था, जनरल टू स्पेसिफिक होती है। ये याद रखना हमेशा, जनरल टू स्पेसिफिक। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो छोटी चीज़ की ओर जाती है, वो डिडक्टिव अप्रोच होती है। इंडक्टिव अप्रोच क्या रहेगी? छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को, कि मान लो एक थ्योरी आपने एक इंडिविजुअल पे टेस्ट की कि हाँ यहाँ स्कूल की लड़कियाँ इंटेलिजेंट है, सॉरी एक ये लड़की स्कूल की है तो इंटेलिजेंट है, और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उसको पूरे स्कूल में, मतलब कि पूरे स्कूल के ही बच्चे इंटेलिजेंट है, तो हो गया आपकी इंडक्टिव अप्रोच। अबडक्टिव अप्रोच क्या होगी? जो आगे पीछे टाइम में घूमती रहती है, ठीक है, जहाँ की क्रोनोलॉजी ऑफ टाइम नहीं होती है। क्रोनोलॉजी कैसे? मान लो आप पहले सेकंड सेंचुरी से लेकर 2020 तक की बात कर रहे हो, बट अबडक्टिव अप्रोच में क्या है, आपने 16th सेंचुरी पकड़ के फिर आप 13th में चले गए, फिर आप 2020 में आ गए, फिर 2021 में आ गए। तो ऐसे ऐसे जो अडोप्टिव अप्रोच रहती है कि जहाँ पे क्रोनोलॉजी ऑफ टाइम ना हो। चूजिंग द राइट मेथोडोलॉजी कैसे? सबसे पहले तो आपको रिसर्च क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस क्या है और आप क्यों ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढोगे, ठीक है। जैसे मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, मुझे मान लो फाइंड करना है कि ट्राइबल में मतलब कि मैरिज सिस्टम इन, मेरा रिसर्च क्वेश्चन है कि मैरिज सिस्टम इन ट्राइब्स ऑफ एचपी, है ना। देखो, रिसर्च का हमेशा ये पर्पस भी रहता है कि जो ऐसे टाइटल है वो स्पेसिफिक होने चाहिए। एचपी में भी कहाँ पे, मान लो मैं किन्नौर ले लिया ना, ट्राइबल एरियाज किन्नौर ले लिया, तो ये सबसे पहला तो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है कि मुझे स्टडी करना है मैरिज सिस्टम जो है ट्राइबल्स में, स्पेशली इन किन्नौर में कैसा है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, पर्पस, कि मेरा पर्पस क्या रहेगा उस रिसर्च को। मैं इवेलुएट करूँगा किसी की थीसिस को, या किसी में उसमें करूँगा, या एक्सप्लेन करूँगा उस सिस्टम को, या डिस्क्राइब करूँगा इस मेरे सिस्टम को, या एक्सप्लोर करूँगा खुद जाके वहाँ पे, ठीक है। थर्ड रहेगा स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब कि उस पर पहले कितना काम हो चुका है, उस पर लिटरेचर कितना अवेलेबल है, जिसको हम रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू भी बोलते हैं ना, कि उस पर लिटरेचर कितना अवेलेबल है, कितनी नॉलेज जो है, पहले भी कितना काम हो चुका है इस एरिया पे। चौथा रहेगा रिसोर्सेज में आपका पैसा, बजट, सब चीज़ें आ जाएगी, है ना। टाइम, कि मुझे इसको स्टडी करने में वहाँ जाऊँगा, कितना खर्चा आएगा, वहाँ रहूँगा, लोगों से इंटरव्यू लूँगा, पूछूँगा, तो उसमें सब कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, शादी कब कब होती है ना। और लास्ट में क्या है, रिसर्चर्स फिलोसफी, कि आपकी जो सिद्धांत है वो केस पे आप पॉजिटिव, कि आप उसको, अब जैसे आपको पता है कि ट्राइब्स में पॉलीगेमी का सिस्टम होता है, या पांडव प्रथा होती है, मैरिज कस्टम जो अलग होते हैं, तो आप उसको एज अ पॉजिटिव लेते हो कि आप नेगेटिव लेते हो उस चीज़ को, है ना, और इंटरप्रेट कितने अच्छे से कर पाते हो। अब ऐसा नहीं कि एज अ रिसर्चर का सबसे पहला काम जो होता है कि उसको जो है वो आम जो लैंग्वेज है वो यूज़ करने से बचना होता है, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते रिसर्चर, मैं किन्नौर गया था, मैंने वहाँ ये देखा, नहीं, उसके रिसर्चर पर्सपेक्टिव से आपको फॉर्मुलेट करना होता है, पूरी चीज़ों को इंटरप्रेट करना होता है, हर एक चीज़ को। तो ये था ऑल अबाउट रिसर्च। जो कुछ एक टॉपिक बचते हैं
वो हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर लिसनिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।